बरहमनाबाद से 1 कोस के फासले पर जयराम को अपना काफिला दिखाई दिया। उसने दासू के साथ काफिले में शरीक होना खिलाफे मुसलहत समझते हुए अपना रास्ता तब्दील कर दिया और दूसरे दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। बरहमनाबाद में नारायण दास नामी एक नौजवान उसका पुराना दोस्त था। जयराम ने दासू को इसके घर ठहराकर शाही मेहमान खाने का रुख किया। थोड़ी देर बाद पुरताप राय सिपाहियों और कैदियों समेत वहाँ पहुँच गया। इसने जयराम को देखते ही कहा, मुझसे तुमने शिकार का बहाना क्यों किया? तुमने साफ ये क्यों ना बताया कि तुम मुझसे पहले महाराज से मिलना चाहते थे? अब बताओ, तुम्हारी बहन की कहानी सुनने के बाद महाराज ने क्या कहा? मैं अभी तक महाराज से नहीं मिला और ना मेरी ये नीयत थी। पुरताप राय ने मुतमिन होकर कहा, जयराम, मेरा ख्याल है कि अपनी बहन के गायब हो जाने के मुतालिक तुमने झूठ नहीं कहा था। मैं अरबों के अलावा सरनदीप के कैदियों से भी पूछ चुका हूँ। वो सब तुम्हारे पहले बयान की तस्दीक करते हैं। अगर उन्होंने राजा से शिकायत की कि तुम्हारी बहन के अलावा एक मुसलमान लड़की भी जहाज़ से गायब हुई है, तो मुमकिन है कि राजा मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराए। मैं राजा के सामने भी ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरी बहन जहाज़ पर नहीं थी और मुसलमान लड़की का गायब हो जाने का वाक़या भी सही नहीं। लेकिन जब कैदी ये शिकायत करेंगे कि वो जहाज़ से गायब हुई हैं, तुम्हारा बयान राजा को मुतमिन ना कर सकेगा। जयराम ने परेशान होकर कहा, आखिर अब क्या कहना चाहते हैं? पहले आपने ज़ुबैर और अली को अजियत पहुंचाकर मुझे ये तस्लीम करने पर मजबूर किया कि मेरी बहन गायब नहीं हुई, और अब आप ये साबित करने पर मुसर हैं कि अरब लड़की और मेरी बहन जहाज़ से गायब हुई हैं। पुरताप राय ने जवाब दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें अपनी बहन का राज छुपाने पर मजबूर किया है? आप ये जानते हैं कि ज़ुबैर मेरा मेहमान है, इसने मेरी जान बचाई थी और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वाक़े की आड़ लेकर उसे अजियत पहुँचाएं। तो इसका ये मतलब है कि तुम सिर्फ ज़ुबैर की खातिर अपने सही दावे से दस्तबरदार हुए। तुम ज़ुबैर की दोस्ती पर अपनी बहन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारा दिल ये गवाही देता है कि तुम्हारी बहन को मैंने अगवा किया है, और सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि एक अरब लड़की और लड़के का गायब हो जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आयद होती है। जयराम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे आपके मुतालिक जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। कब? जयराम ने अचानक महसूस किया पुरताप राय इसके लिए एक और फंदा तैयार कर रहा है। इसने चौंक कर कहा, आखिर इन बातों से आपका क्या मतलब है? मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं राजा के सामने अपनी बहन का जिक्र नहीं करूंगा। पुरताप राय ने सटमहरी से कहा, तुम जो कुछ खुद नहीं कहना चाहते वो अरबों की जुबान से कहलवाओगे। इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जिस राज को तुम जाहिर करना चाहते थे उसे मैं छुपाना चाहता था, अब जिस राज को तुम छुपाना चाहते हो उसे मैं जाहिर करने पर मजबूर हूँ। मेरे मुतालिक अगर तुम्हारी गलतफहमी दूर हुई है तो इसकी कोई वजह है और मैं वो वजह मालूम करना चाहता हूँ। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम एक अरब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। कोई अक्लमंद आदमी ये मानने के लिए तैयार ना होगा। तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैंने खुद ही अपनी बहन को कहीं गायब कर दिया है। तुम्हारी बहन का मसला मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अरब लड़की का सुराग लगाने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। बहुत मुमकिन है तुम्हारी तरह अरबों ने भी राजा को मुझसे बदजन करने के लिए एक लड़की के गायब हो जाने का बहाना तराशा हो, लेकिन अगर दरबार में इसके गायब हो जाने का सवाल उठाया गया तो हम में से एक को ये जिम्मेदारी अपने साथ लेनी पड़ेगी। जयराम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जिस तरह मैंने आपसे इंतकाम लेने के लिए अपनी बहन के गायब हो जाने का झूठा अफसाना तराशा था, इसी तरह उन्होंने मुझे आपका शरीकेकार समझकर महज इंतकाम के लिए ये बहाना तलाश किया है। मैं ज़ुबैर को ये समझा सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे कहने पर राजा के सामने झूठी शिकायत नहीं करेगा। पुरताप राय ने बेरुखी से कहा, तुम किसी कैदी से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि राजा के सामने पेश होने से पहले तुम्हें अपना संदूक खोलकर देखने की भी इजाज़त नहीं। जयराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फौज के एक अफसर ने आकर पुरताप राय को इतला दी कि महाराज आपको याद फरमाते हैं। जयराम ने पुरताप राय के साथ जाना चाहा, लेकिन इसने कहा, महाराज ने मुझे याद फरमाया है, तुम्हें नहीं। तुम इत्मीनान से बैठे रहो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। पुरताप राय जहाज से लूटा हुआ माल उठवाकर चला गया और जयराम परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगा। ज़ुबैर बाकी कैदियों के साथ ही एक कमरे में बैठा हुआ था। इसने टहलते टहलते अंदर झांक कर देखा, लेकिन एक पहरेदार ने उसे एक तरफ धकेलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। जयराम से एक मामूली पहरेदार का यह सलूक देखकर ज़ुबैर और इसके दूसरे साथियों को यकीन होने लगा कि वो इनके साथ एक ही कश्ती में सवार है। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले राजा के एक सिपाही ने जयराम को इतला दी कि महाराज आपको बुलवाते हैं। जयराम काठियावाड़ के राजा के तहाइफ का संदूक उठवाकर राजा के महल में पहुंचा। पहरेदार उसे महल के एक कमरे में ले गए। राजा ताहिर संगे मरमर के चबूतरे के ऊपर सोने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। पुरताप राय के अलावा दैबल का हकमी आला और सेनापति ओदे सिंह और उसका नौजवान बेटा भीम सिंह, जो उरूर से राजा के साथ आए थे, इसके सामने खड़े थे। जयराम ने राजा को 3 बार झुककर प्रणाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। 2 सिपाहियों ने आबनूस का संदूक राजा के सामने लाकर रख दिया। जयराम ने राजा के हुक्म से संदूक खोला। राजा ने जवाहरात पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर पुरताप राय की तरफ देखा और जयराम से सवाल किया, हमने सुना है कि तुम अरबों की हमायत करना चाहते हो। तुमने हमारे मुतालिक ये भी कहा है कि हम अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते, और तुमने हमारे वफादार पुरताप राय पर तोहमत लगाने के लिए एक अरब लड़की और अपनी बहन को कहीं छुपा दिया है। जयराम ने जवाब दिया, अंदाता मुझे ये यकीन न था कि पुरताप राय ने आपके हुक्म से इनके जहाज़ों को लूटा था। इनका दैबल में ठहरने का इरादा न था। उन्होंने मुझे रास्ते में बहरी डाकों से छुड़ाया था। दैबल में मैं उन्हें अपने मेहमान बनाकर लाया था और अपने मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। अरब लड़की और अपनी बहन के मुतालिक मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जब जहाज़ लूटे जा रहे थे और मैं एक कोठरी में बंद था, तुमने पुरताप राय से यह कहा था कि तुमने अरबों को इसकी कैद से छुड़ाने के लिए ये बहाना तराशा था। अंदाता मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन राजा ने सख्त लहजे में कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर अरबों ने शिकायत की कि जहाज़ पर से एक लड़की गायब हुई है तो तुम्हें इस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। महाराज, अगर अरब मुझ पर यह शुबा जाहिर करें कि लड़की को मैंने अगवा किया है
तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझते हैं। अगर अरबों ने तुम्हें कसूरवार ना ठहराया तो इसका मतलब है कि तुमने उनकी मर्जी से लड़की को कहीं छुपा रखा है। तुम जानते हो कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे इन्हें सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। अन्नदाता, अगर आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो जो सज़ा जी में आए दे लें, लेकिन अरबों के साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है। तो तुम हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का दम भरते हो। वो आपके दुश्मन नहीं, वो सिंध को अरब का एक पुरअमन हमसाया ख्याल करते हैं, वरना वो दैबल के करीब से भी ना गुजरते। अगर वो नेक नियत ना होते तो जवाहरात के ये संदूक जो मैं महाराज काठियावाड़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आप तक ना पहुँचता। राजा ने कहा, काठियावाड़ के जवाहरात सरनदीप के जवाहरात के मुकाबले में पत्थर मालूम होते हैं। महाराज, मैं जौहरी नहीं, एक सिपाही हूँ। मैं पत्थरों को नहीं पहचानता, लेकिन आपके दोस्त और दुश्मन को पहचानता हूँ। मैं इन पत्थरों के साथ आपकी खिदमत में महाराज काठियावाड़ की दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। इन पत्थरों की कीमत अगर एक कौड़ी भी ना हो तो भी वो हाथ जो आपके सामने ये नाचीज तोहफे पेश कर रहा है बहुत कीमती है। लेकिन पुरताप राय ने अरब जैसी पुरअमन और ताकतवर हमसाया सल्तनत के जहाज लूट कर जो कुछ आपके लिए हासिल किया है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अन्नदाता, आपको मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेने से पहले बहुत सोच विचार से काम लेना चाहिए था। इनका हाथ हर हाथ से मजबूत है, इनका लोहा हर लोहे को काटता है। वो जेठ की आंधियों की तरह उठते हैं और सावन के बादलों की तरह छा जाते हैं। इनके मुकाबले पर आने वालों को ना समंदर पनाह दे सकता है ना पहाड़। इनके घोड़े पानी में तैरते और हवाओं में उड़ते हैं। आपने बरसात में दरिया सिंध की लहरें देखी हैं, लेकिन इनकी फतोहात का सैलाब इससे कहीं ज्यादा बुलंद और तेज है। राजा ताहिर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इसने चिल्लाकर कहा, डरपोक गिद्दड़, तुम्हारी रगों में राजपूत का खून नहीं। मेरे मुल्क में तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अन्नदाता, मैं इस वक्त महाराज काठियावाड़ का एलची हूँ। मैं खुद ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त ख्याल किया जाए। काठियावाड़ का राजा अगर खुद भी यहाँ मौजूद होता तो भी मैं ये अल्फाज सुनने के बाद इसका सर कलम करवा देता। पुरताप राय, इसे ले जाओ, हम कल इसकी सजा का फैसला करेंगे। सुबह अरबों के सरगना को हमारे सामने पेश करो। पुरताप राय ने सिपाहियों को आवाज़ दी और 8 आदमी नंगी तलवारें लिए आ मौजूद हुए। पुरताप राय ने जयराम को चलने का इशारा किया। जयराम नंगी तलवारों के पहरे में पुरताप राय के आगे चल दिया। ओदे सिंह जयराम की तकरीर के दौरान ये महसूस कर रहा था कि एक सरफिरा नौजवान इसके अपने ख्यालात की तर्जमानी कर रहा है। इसने कहा, अन्नदाता, अगर मुझे इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। राजा ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं, हम उसे ऐसी सज़ा देंगे जो बरहमन आबाद के लोगों को देर तक ना भूले। ओदे सिंह ने कहा, लेकिन महाराज, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसने जो कुछ कहा है नेक नियति से कहा है। हमें चंद हाथियों और जवाहरात के लिए अरबों के साथ दुश्मनी मोल लेनी नहीं चाहिए। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अरब नहायत सख्त जान दुश्मन है। राजा ने कहा, ओदे सिंह, एक गिद्दड़ की चीखें सुनकर तुम भी गिद्दड़ बन गए। ये अरब ऊँटनियों का दूध पीने वाले और जौ की सूखी रोटी खाने वाले हमारे मुकाबले की जुर्रत करेंगे। महाराज, वो ऊँटनियों का दूध पीकर शेरों से लड़ते हैं, जौ की रोटी खाकर पहाड़ों से टकराते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ऊँटों पर चढ़कर हमारे हाथियों के मुकाबले के लिए आएंगे? अन्नदाता, बुरा ना मानिए, इनके ऊँट ईरान के हाथियों को शिकस्त दे चुके हैं। ओदे सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अरबों के मुतालिक सुनी सुनाई बातों से मरूब हो जाओगे। हम अरब की सारी आबादी से ज़्यादा सिपाही मैदान में ला सकते हैं। राजपुताना के तमाम राजा हमारे इशारों पर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होंगे। ओदे सिंह ने कहा, महाराज, मुझे इनका खौफ नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें सोए हुए फितने को जगाने से कोई फ़ायदा ना होगा। दूसरों की मदद के भरोसे पर एक ताकतवर दुश्मन से लड़ाई मोल लेना ठीक नहीं। ओदे सिंह, तुम बार बार क्या कह रहे हो? सिंध के सामने अरब के सहराई एक ताकतवर दुश्मन की हैसियत हरगिज़ नहीं रखते। आखिर अरबों में क्या खूबी है जो हमारे सिपाहियों में नहीं? महाराज, ऐसे दुश्मन का कोई इलाज नहीं जो मौत से ना डरता हो। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप कैदियों में से एक अरब को लाकर इसका इम्तहान ले लें। तलवारें उनके खिलौने हैं। राजा ने ओदे सिंह की तरफ देखा और कहा, क्यों भीम सिंह, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि हमारे सिपाही अरबों के मुकाबले में कमज़ोर हैं? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, पिताजी अरबों के साथ पुरअमन रहने में भलाई समझते हैं, वरना हमने भी तलवारों के साए में परवरिश पाई है। अगर अरब मौत से नहीं डरते तो हमें मारने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, देखा ओदे सिंह, तुम्हारा बेटा तुमसे बहादुर है। ओदे सिंह ने जवाब दिया, महाराज के मुंह से ये सुनकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन सेनापति के फ़राइज़ का एहसास मुझे मजबूर करता है कि मैं महाराज के सामने आने वाले खतरात को घटाकर पेश ना करूँ। भीम सिंह अभी बच्चा है, इसने अरबों को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं मकरान की जंग में ये देख चुका हूँ कि आम अरब सिपाही हमारे बड़े से बड़े पहलवानों का मुकाबला कर सकता है। मकरान पर अरबों ने कुल 600 सवारों के साथ हमला किया और राजा के 4000 सिपाहियों को तिनकों की तरह बहा ले गए। जयराम को आप देर से जानते हैं, हमारे नौजवानों में इससे बढ़कर तलवार का धनी और कोई नहीं। अगर वो अरबों से इस कदर मरूब है तो इसकी ये वजह नहीं वो बुज़दिल या महाराज का नमक हराम है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि वो अरबों से बगाड़ के खतरे का सही अंदाज़ा कर चुका है। राजा ने तल्ख लहजे में कहा, तुम मेरे सेनापति हो, वजीर नहीं, और मैं इनके मामलात में तुम्हारी समझ से काम लेना नहीं चाहता। अगर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है तो तुम्हें इस अहदे से सबकदोश किया जा सकता है, और तुम्हें यह भी हक नहीं कि तुम जयराम जैसे सरकश, गुस्ताख और बुज़दिल की सिफारिश करो। वो जो कुछ हमारे सामने कह चुका है वो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए काफ़ी है। ओदे सिंह राजा के तेवर देखकर सहम गया। इसने कहा, महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरे मुतालिक गलत फहमी हुई है। मैंने इतनी बातें करने की जुर्रत इसलिए की कि अभी तक आपने अरबों के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। अगर आप ऐलान जंग कर चुके हैं, और सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ नहीं बल्कि हर सिपाही का ये फ़र्ज़ है कि आपकी फ़तह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे,
जयराम की गुस्ताखी का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि वो वक्त आने पर एक वफादार राजपूत साबित होगा। अगर आप अरबों के साथ जंग करने का फैसला कर चुके हैं तो हमें आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम अरबों को ऐसी शिकस्त दें कि वो फिर से सर उठाने के काबिल ना हो सकें। इस मकसद के लिए हमें अफवाज मुनज़्ज़म करने के अलावा शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के तमाम छोटे और बड़े राज्यों का ताउन हासिल करना चाहिए। वो सब आपका लोहा मानते हैं और आपके झंडे तले जमा होकर लड़ना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझेंगे। हमें काठियावाड़ के राजा को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसने आपको तहाइफ नहीं भेजे, खराज भेजा है। अगर आप जयराम का जुर्म माफ़ कर दें तो इसकी वसातत से जंग में भी महाराज काठियावाड़ का ताउन हासिल किया जा सकता है। राजा ने कदरे मुतमईन होकर कहा, अब तुम एक राजपूत की तरह बोल रहे हो, लेकिन जयराम अरबों के साथ मिल चुका है। अगर इसे माफ़ भी कर दिया जाए तो इस बात का क्या सबूत है कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। हाँ, मैंने सुना है कि वो एक अरब नौजवान की दोस्ती का दाम बढ़ता है। अगर वो इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए और इसे तलवार के मुकाबले में वो मगलूब करे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। महाराज, वो आपका इशारा पाकर पहाड़ के साथ टक्कर लगाने के लिए भी तैयार होगा। बहुत अच्छा, हम तुम्हारी सिफारिश पर उसे मौका देंगे। कल हम जयराम की नेक नीयती के अलावा तलवार चलाने में एक अरब की महारत भी देख लेंगे। राजा ने इसके बाद मजलिस बर्खास्त की और उठकर महल के दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन राजा ताहिर ने बरहमन आबाद के महल में एक कशादा कमरे में दरबार मुनक्किद किया। सिंध के दारुल हुकूमत अरूर से इसका वजीर भी बरहमन आबाद पहुंच चुका था। वजीर सेनापति और बरहमन आबाद के उमरा हस्बे मरातिब तख्त के करीब कुर्सियों पर रौनक अफज़ो थे। वजीर और सेनापति के बाद तीसरी कुर्सी, जिस पर पहले बरहमन आबाद का गवर्नर बैठा था, अब देवल के गवर्नर को दी गई थी। बरहमन आबाद का गवर्नर राजा से चंद बालिश दूर हो जाने पर यह महसूस कर रहा था कि कुदरत ने राजा और इसके दरमियान पहाड़ खड़े कर दिए हैं। राजा के बाएं हाथ पांचवी कुर्सी पर भीम सिंह विराजमान था। बाकी उमरा बाईं तरफ दूसरी कतार में बैठे हुए थे। कुर्सियों के पीछे 15-20 अहदेदार दाएं बाएं दो कतारों में खड़े थे। तख्त पर राजा के दाएं और बाएं दो रानियां रौनक अफज़ो थी। एक हसीनो जमील लड़की राजा के पीछे सराही और जाम लिए खड़ी थी। दरबारी शायर ने मुतरन्नम आवाज़ में राजा की तारीफ में चंद अशार पढ़े। इसके बाद कुछ देर रक्सो सरूद की महफिल गर्म रही। राजा ने शराब के चंद जाम पिए और कैदियों को हाजिर करने का हुक्म दिया। सिपाही जुबैर को पाया जंजीर दरबार में ले आए। इसके थोड़ी देर बाद जयराम दाखिल हुआ। जुबैर की तरह इसके हाथों और पाँव में जंजीरें ना थी, लेकिन इसके आगे पीछे नंगी तलवारों का पहरा जुबैर को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि इसकी हालत इससे मुख्तलिफ नहीं। राजा ने पुरताप राय की तरफ देखा। यह हमारी ज़ुबान जानता है? इसने उठकर जवाब दिया, जी महाराज। ये अजनबी ज़ुबानें सीखने में बहुत होशियार मालूम होता है। राजा ने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जुबैर, इसने जवाब दिया। राजा ने कहा, हमने सुना है तुम हमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देवल की बंदरगाह पर हमारे जहाज़ क्यों लूटे गए और हमें कैदी बनाकर हमारे साथ ये वहशियाना सलूक क्यों किया जा रहा है? राजा ने कदरे बेचैन सा होकर जवाब दिया, नौजवान, हम पहले सुन चुके हैं कि अरबों को बात करने का सलीका नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी और अपने साथियों की खातिर जरा होश से काम लेना चाहिए। जुबैर ने कहा, हमारे साथ जो सलूक किया गया है, अगर आपको इसका इल्म नहीं तो ये और बात है, वरना यह हकीकत है कि देवल के गवर्नर ने बगैर किसी वजह के हम पर दस्त दराजी की है। अगर आपको हमारे मुतालिक कोई गलतफहमी हो तो हम इसे दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सिंध की तरफ से ये कदम हमारी गैरत का इम्तहान लेने की नीयत से उठाया गया है तो हम वालिय सिंध को ये यकीन दिलाते हैं कि हम हिंदुस्तान के अछूत नहीं, जिनकी फरियाद इनके गले से बाहर नहीं आ सकती। आज तक हमारे साथ ऐसा सलूक करने की जुर्रत किसी ने नहीं की, और सिंध की सल्तनत को मैं ऐसी सल्तनत नहीं समझता जो ईरान की ज़रें और रूमा की खुद काटने वाली शमशीरों की ज़रा बर्दाश्त कर सके। वो कौम जो रोए ज़मीन के हर मुज़लूम की दाद रसी अपना फ़र्ज समझती है, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती पर खामोश नहीं बैठेगी। वज़ीर ने राजा की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, सुनो, एक कैदी हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। वज़ीर ने जवाब दिया, महाराज, ये अरब बहुत बातूनी है। ईरान और रूम की फतूहात ने इन्हें मगरूर बना दिया है, लेकिन इन्हें सिंध के शेरों से वास्ता नहीं पड़ा। जुबैर ने जवाब दिया, हमने दैबल में शेरों की शिजात नहीं देखी, लुमड़ियों की मक्कारी देखी है। जुबैर के इन अल्फाज के बाद तमाम दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। औदे सिंह मौके की नज़ाकत महसूस करते हुए उठा और हाथ बांधकर कहने लगा, महाराज, चंद दिन कैद में रहकर ये नौजवान अपने होशो हवास खो बैठा है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि जिस सिपाही की तलवार कुंद हो, इसकी ज़ुबान बहुत तेज़ होती है। जुबैर गुस्से की हालत में औदे सिंह की दोस्ताना मुदाखलत का मतलब ना समझ सका और बोला, मुझ पर पीछे सवार किया गया है, वरना मेरी तलवार के मुतल्लिक तुम्हारी ये राय ना होती। पुरताप राय ने उठकर कहा, महाराज, ये झूठ कहता है, हमने इसे लड़कर गिरफ्तार किया था। जुबैर ने गुस्से और हकारत से कांपती हुई आवाज़ में कहा, बुज़दिल आदमी, तुम इंसानियत का जलील तरीन नमूना हो। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर खौफ और हरास के आसार जाहिर हैं। लूमड़ी शेर को पिंजरे में भी देखकर बदहवास है। मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो और मुझे मेरी तलवार दे दो, फिर इन सब को मेरे और तुम्हारे दावे की सदाकत मालूम हो जाएगी। पुरताप राय फटी फटी निगाहों से हाज़रीन दरबार की तरफ देख रहा था। बरहमन आबाद का गवर्नर जुबैर की आमद को ताईदे गैबी समझ रहा था। इसने उठकर दरबार का सकूत तोड़ा और कहा, महाराज, ये कुश्ती धर्म की तौहीन है कि एक मामूली अरब बड़े दरबार में सरदार पुरताप राय को बुज़दिली का ताना दे। आप सरदार पुरताप राय को इजाज़त दें कि वो इसका दावा झूठ साबित कर दिखाएं। औदे सिंह को पुरताप राय से कम नफरत ना थी, लेकिन वो जयराम को राजा के इताब से बचाना ज़्यादा ज़रूरी ख्याल करता था, और उसे बचाने की इसके जहन में यही सूरत थी कि जयराम जुबैर का मुकाबला करके राजा के शकूक रफा कर दे कि वो अरबों का दोस्त है। इसने उठकर कहा, महाराज, बरहमन आबाद के हाकम का ख्याल दुरुस्त नहीं।
सरदार पुरताप राय का रुतबा ऐसा नहीं कि वो एक मामूली अरब से मुकाबला करें, ये इनकी तौहीन है। इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारे पास हज़ारों नौजवान मौजूद हैं। अगर महाराज को नागवार ना हो तो आप जयराम को ये साबित करने का मौका दें कि वो मलीज अरब का दोस्त नहीं। राजा ने जवाब दिया, तुम कई बार जयराम की सिफारिश कर चुके हो, लेकिन इसकी बातें ये जाहिर करती हैं कि वो अरबों से बहुत ज्यादा मरूब है। क्यों जयराम, तुम अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए तैयार हो? जयराम ने मुल्तजियाना अंदाज में कहा, महाराज मैं आपके इशारे पर आग में कूद सकता हूँ, लेकिन जुबैर मेरा मेहमान है और मैं इस पर तलवार नहीं उठा सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। औदे सिंह ने दिल बर्दाश्ता होकर जयराम की तरफ देखा। राजा ने चिल्लाकर कहा, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ, इसका मुंह काला करके पिंजरे में बंद कर दो और शहर की गलियों में फिराओ। कल इसे मस्त हाथी के सामने डाला जाएगा। औदे सिंह, तुमने इस अरब के सामने हमें शर्मसार किया, और पुरताप राय तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम दबल में इसे नीचा दिखा चुके हो, अब तुम्हारी तलवार न्याम से बाहर क्यों नहीं आती? तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया? नौजवान भीम सिंह ने उठकर तलवार बेनियाम की और कहा, महाराज मुझे इजाजत दीजिए। भीम सिंह की देखा देखी तमाम दरबारियों ने तलवारें खींच ली। सबसे आखिर में पुरताप राय ने तलवार निकाली, लेकिन इसकी निगाहें राजा से कह रही थी, अन्नदाता मेरे हाल पर रहम करो। दरबारियों को राजा के इशारे का मुंतजिर देखकर जुबैर ने अपने होंठों पर एक हकारत अमेज मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बस अब जाने दीजिए। मुझे यकीन हो गया कि अपने हरीफ को पाया जंजीर देखकर आपके दरबारी बुज़दिल कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुदरत लूमड़ियों के सामने शेरों को हमेशा बांधकर पेश नहीं करती। भीम सिंह ने कहा, महाराज इसकी बड़ियां खलवा दीजिए, मैं इसे अभी बता दूंगा कि शेर कौन है और लूमड़ी कौन। राजा के इशारे पर सिपाहियों ने जुबैर की बेड़ियां उतार दी और इसके हाथ में एक तलवार दे दी गई, लेकिन वजीर ने कहा, महाराज आपके दरबार में मुकाबला ठीक नहीं। राजा ने जवाब दिया, क्यों नहीं? इसी दरबार में हमारे सिपाहियों को बुज़दिली का ताना दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि यहीं इसका इंतकाम लिया जाए। महाराज, इंतकाम इस नौजवान को लड़ने का मौका दिए बगैर भी लिया जा सकता है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अरब तलवार किस तरह चलाते हैं। भीम सिंह कुर्सियों के दरमियान खुली जगह में आ खड़ा हुआ और इसने तलवार के इशारे से जुबैर को सामने आने की दावत दी। जुबैर ने राजा की तरफ देखा और कहा, इस नौजवान के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा मुजरम पुरताप राय है, आप इसे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं? भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, अगर तुम दूसरों का बोझ उठाने पर बजिद हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए जुबैर आगे बढ़कर भीम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा के हुक्म से सिपाही तख्त और कुर्सियों के आगे निस्फ दायरे में खड़े हो गए। औदे सिंह ने उठकर कहा, बेटा ओछा वार ना करना, तुम एक खतरनाक दुश्मन के सामने खड़े हो, पिताजी आप फिक्र ना करें। ये कहते हुए भीम सिंह ने एक के बाद दीगरे 3-4 वार कर दिए। जुबैर इस हमले के गैर मतवक्किल शिद्दत से 2-3 कदम पीछे हट गया और अहले दरबार ने खुशी का नारा बुलंद किया। जुबैर कुछ देर भीम सिंह के वार रोकने पर इक्तफा करता रहा। थोड़ी देर बाद तमाशा ये महसूस करने लगे कि हमला करने वाले हाथ से हमला रोकने वाला हाथ कहीं ज्यादा फुर्तीला है। औदे सिंह फिर चलाया, बेटा जोश में ना आओ, तलवार का ठंडा खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जुबैर के चेहरे की पुरसकून मुस्कुराहट ने भीम सिंह को और ज्यादा सीखपा कर दिया और वो अंधाधुंध वार करने लगा। इसे आपे से बाहर देखकर जुबैर ने एक के बाद दीगरे चंद वार किए और भीम सिंह को जारहाना हमलों से मुदाफत पर मजबूर कर दिया। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भीम सिंह की तलवार बर वक्त मुदाफत के लिए ना उठ सकी, लेकिन जुबैर की तलवार इसे घायल करने की बजाय इसके जिस्म के किसी हिस्से को छूने के बाद वापस चली गई। दरबारी अब ये महसूस कर रहे थे कि वो जानबूझकर भीम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। भीम सिंह को खुद भी इसकी बटरी का एहसास हो चुका था, लेकिन वो इतराफ़े शक इस पर मौत को तरजीह देने के लिए तैयार था। पुरताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंजिशों के बावजूद इंतहाई खलूस से भीम सिंह की फतह की दुआएं कर रहा था, लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। औदे सिंह ने कहा, महाराज भीम सिंह अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, आप इसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने औदे सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए औदे सिंह के खून ने जोश मारा है, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा था इस पर किसी को रहम ना आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तजब्बुज़ की हालत में कोई फैसला ना कर सका। अचानक जुबैर ने दर पे चंद सख्त वार करने के बाद भीम सिंह को चारों तरफ से धकेल कर इसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए कतार में खड़े थे इधर उधर सिमट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल कुर्सी में गिर पड़ा। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने इसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और जिंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन सरदस्त तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथ से तलवार छूट गई और वो गुस्से और नदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था। राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन इनकी तलवारें बुलंद होने से पहले जुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूदकर पुरताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ और पेशतर इसके कि पुरताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता, जुबैर ने अपनी तलवार की नोक इसकी पेट पर रखते हुए कहा, अपने सिपाहियों को वहीं खड़ा रहने का हुक्म दीजिए, वरना मेरी तलवार इस मोजी के सीने के आर पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो जुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ़ों के बादशाह, मुझे तुमसे नेक सलूक की तवक्के नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिन सलाहकारों ने तुम्हें अरब के साथ लड़ाई मोल लेने का मशवरा दिया है वो तुम्हारे दोस्त नहीं। जिन लोगों पर तुम्हें भरोसा है वो सब दैबल के हकम का दिलो दिमाग रखते हैं। इस तरफ देखो, ये वो बहादुर है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वैद मजनू की तरह कांप रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने इस शख्स से चंद सवालात करता हूँ। क्यों पुरताप राय, तुमने मुझे लड़कर गिरफ्तार किया था या दोस्ती का फरेब देकर जहाज से बुलाया था? जवाब दो, खामोश क्यों हो? अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, इन सिपाहियों की हिफाजत से तुम बच नहीं सकते। बोलो। ये कहते हुए जुबैर ने आहिस्ता से तलवार को झुंबश दी और इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें जहाज पर से बुलाया था, लेकिन महाराज का यही हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए।
राजा ने कहा, ठहरो, प्रताप राय ने हमारे हुक्म की तामील की थी। अगर तुमने इसके साथ कोई ज्यादती की तो कैदियों के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसे तुम तसव्वुर में भी बर्दाश्त ना कर सकोगे। अभी हमने तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। हम ख्वामख्वाह अरब के साथ बगाड़ नहीं चाहते। तुम्हारी कौम वाकई बहादुर है, लेकिन अगर तुम ज़रा समझ से काम लो तो मुमकिन है हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दें। तुम्हारे सर पर इस वक्त 20 सिपाही खड़े हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक को मार सकोगे, लेकिन इस वक्त एक आदमी के बदले हम तमाम कैदियों को फांसी दे देंगे। अगर अपने साथियों की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। जुबैर ने कहा, मुझे तुम में से किसी पर इतबार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने नफ़े और नुकसान सोचने का आखिरी मौका देता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर सिपाही के सर पर मेरे जैसे सरपीरों की तलवारें चमक रही होंगी। तुम्हें अगर जवाहरात और हाथियों का लालच है तो मैं इनका मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को रहा कर दो। खालिद और इसकी बहन को हमारे हवाले कर दो। राजा ने जवाब दिया, जब तक तुम तलवार नहीं फेंकते हम तुम्हारी किसी किस्म की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। जुबैर को राजा के मुतालिक कोई खुशफहमी ना थी। अगर उसे अपने साथियों को ख्याल ना आता तो वो यकीनन अपने आप को राजा के रहम करम पर छोड़ने की बजाय बहादुराना मौत को तरजीह देता, लेकिन वो बेवा औरतों और यतीम बच्चों का इबरतनाक अंजाम के तस्वर ने इसका जोश ठंडा कर दिया। उसे नाहीद का ख्याल आया और इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मुख्तलिफ ख्यालात के गर्दाब में राजा के हौसला अफजा कलिमात इसके लिए तिनकों का सहारा साबित हुए और इसने अपनी तलवार तख्त के सामने फेंक दी। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया। प्रताप राय की हालत इस शख्स से मुख्तलिफ न थी जो भयानक सपना देखने के बाद नींद से बेदार हुआ हो। बड़ी रानी ने राजा के दाएं कान में कुछ कहा, महाराज, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। राजा ने इशारे से वजीर को अपने पास बुलाया और आस्था से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने जवाब दिया, महाराज, मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये सरदार और मेरी राया मुझे बुज़दिल तो ख्याल ना करेंगे। महाराज, चांद पर थूकने से अपने मुंह पर छींटे पड़ते हैं। आप अपनी राया की नज़र में एक देवता हैं, लेकिन अब इन कैदियों को छोड़ना मुसलत के खिलाफ है। अरबों को ये जुर्रत नहीं हो सकती वो सिंध पर हमला करें, लेकिन इन लोगों को अगर इनके मुल्क में वापस भेज दिया गया तो ये तमाम अरब में हमारे खिलाफ आग का तूफान खड़ा कर देंगे। अगर आप अरबों के साथ जंग करके मकरान का इलाका हासिल करने का इरादा बदल चुके हैं तो बेहतर यही है कि इन सबको आज़ाद करने की बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि अरबों के पास इस बात का कोई सबूत ना हो कि हमने दैबल से इनके जहाज़ लूटे हैं। इससे पहले हम अबुल हसन के मामले में मकरान के गवर्नर को टाल चुके हैं। अभी अगर कोई इनका पता पूछने आया तो इसकी तसल्ली कर दी जाएगी। राजा ने कहा, तुम्हें किसने बताया है कि हम मकरान को फतह करने का इरादा बदल चुके हैं? वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अगर आपका इरादा नहीं बदला तो फिर इन लोगों को मुतल्लिक सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में इसकी कम से कम सज़ा ये हो सकती है कि शहर के किसी चौराहे में फांसी दे दी जाए, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो जाए कि अरब आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं। राजा ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जहाज से एक अरब लड़का और लड़की गायब हो चुके हैं। अगर उन्होंने सिंध की हदूद पार करके मकरान में अरबों को ये खबर पहुंचा दी तो मुमकिन है हमें बहुत जल्द लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अरब की मौजूदा हालत मुझसे पोशीदा नहीं। इनकी खाना जंगी को ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई और अब इनके तमाम अफवाज शुमाल और मगरिब के मालिक में लड़ रही हैं। हमारे पास 1 लाख फौज मौजूद है और हम ज़रूरत के वक्त इसी कदर और सिपाही जमा कर सकते हैं। फिर राजपूताना के तमाम राजा आपके बाजगुजार हैं। वो आपके झंडे तले अरबों से लड़ना अपनी इज्जत समझेंगे। मुझे यकीन है कि जो अरब सिंध में आएगा वापस नहीं जाएगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम आज ही तैयारी शुरू कर दो। राजा से कानाफूसी खत्म करने के बाद वजीर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। राजा ने सिपाहियों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, इसे ले जाओ, आज शाम तक हम इसका फैसला कर देंगे।